तो एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का लॉ का, उसमें सभी में 5 पार्ट बनाए हुए हैं। 5 पार्ट में हर सब्जेक्ट को डिवाइड किया हुआ है। हर एक पार्ट से 2 क्वेश्चन आया करेंगे, बीच में और लिखा हुआ होगा, मतलब 2 में से 1 करने होंगे। तो ऐसे करके 5 पार्ट में आपका पेपर होगा। दो में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, इस तरह से आपको 5 क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। एक क्वेश्चन ऑब्वियसली 20 मार्क्स का हो गया तो आपके 100 मार्क्स का वो पेपर हो जाएगा। इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो भी इसी तरह से यूनिट वाइज 5 यूनिट के अंदर डिवाइडेड है। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था क्या साइलेंट फीचर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ये भी अपन ने देखा। किस तरह से जो हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, किसी देश का रिटर्न होता है, किसी का ओरल होता है, किसी का एक पैराग्राफ का ही और किसी का पूरा लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको लास्ट क्लास में बताया था किसी भी देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो एक तरह से ये आइडिया देता है कि जो देश है वो किन आधारों पर चलेगा, क्या मूलभूत आधार होंगे देश में प्रशासन के, देश में व्यवस्था की, क्या उनके उद्देश्य होंगे, किन उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए जो है सरकार या राज्य कार्य करेगा। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो संविधान में लिखी हुई होती है। सुप्रीम लॉ बोलते हैं उसको, सबसे ऊपर का लॉ बोलते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी के अधीन नहीं होता, बल्कि जो सारे कानून है वो संविधान के अधीन है। सारे कानून संविधान के अधीन है, मतलब संविधान से परे हटकर अगर कोई कानून बना भी दे सरकार तो वो जो कानून है वो सही नहीं माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। आगे जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपन पढ़ेंगे किस तरह से जो है फिर इस तरह का अगर कानून बना दिया गया तो किस तरह से उसको जो है बाद में कोर्ट किस किस तरह से उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये चीज़ अपन आगे के आर्टिकल्स में आएंगी, वहाँ पर अपन ये चीज़ पढ़ेंगे। कोर्ट कब असंवैधानिक डिक्लेयर कर सकता है किसी भी जो आपका कानून है उसको। तो ये बेसिक सी अपन चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, एकदम शुरुआती चीज़ें सी पढ़ रहे थे। कब लागू हुआ, कब बन के तैयार हो गया। कुछ एक दो प्रोविज़न थे जो बनते ही आपके लागू हो गए और कुछ थे जिनको थोड़ा, जिनको बाकी मतलब पूरी तरह से 26 जनवरी 1926 को लागू हुआ। तो अगर ये आ जाता है ऑप्शन में कि भाई कब लागू हुआ, तो उसमें मान लो आपके दोनों ऑप्शन दे दिए गए, आपके नवंबर वाला भी दे दिया गया, 26 जनवरी 1950 का भी दे दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 ही आपको पढ़ना होगा, क्योंकि पूर्ण तरह से आपके तभी लागू हुआ था। वो तो कोई बहुत इमरजेंसी प्रोविज़न थे, नागरिकता से रिलेटेड, राज्य से रिलेटेड, उन्हीं को ही पहले लागू किया गया था। तो जो अपन बेसिक फिर बात फीचर्स में आए थे उसमें अपन ने देखा था किस तरह से अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखित रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई इंग्लैंड का ओरल है, अपना रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है। किस तरह से उसके अंदर 22 पार्ट है, 12 शेड्यूल है, किस तरह से 100 से भी बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अपन ने डिस्कस किया था किस तरह से अमेरिका का, यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स का जो संविधान है सिर्फ 7 आर्टिकल्स को लेकर के बना हुआ है, और किस तरह से फ्रांस का जो है उसमें सिर्फ 89 आर्टिकल ही है। तो सबसे लेंदी जो है वो अपना सबसे बड़ा, अपना विस्तृत रूप से अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड का सबसे विस्तृत कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा सेल्फ मेड और इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसका अर्थ कि जो संविधान बनाया वो हमारे संविधान निर्माता समिति ने बनाया, उन्होंने अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया। इस तरह से नहीं था कि किसी दूसरे देश के संविधान को एज इट इज़ अपन ने अडोप्ट कर लिया हो, ऐसा नहीं था। संविधान में प्रियम्बल दिया गया, प्रस्तावना दी गई 1 पेज की। तो जो प्रस्तावना होती है वो प्रस्तावना में एक तरह से रूपरेखा है कि किस रूप से जो संविधान है वो किन मूलभूत चीज़ों को आधार रखते हुए बनाया हुआ है। ये बात प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखी गई। बाद में अपन जब प्रस्तावना को डिटेल में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगेंगे, तब आपको बताया जाएगा कि किस तरह से जो है वो प्रियम्बल को पहले कोर्ट ने जो है डिसीजंस में आपके पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं माना था, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना था। लेकिन केशवानंद भारती केस और उसके बाद में जो है, और आज के दिन भी यही है कि प्रियम्बल भी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो
इससे फ़र्क क्या पड़ता है, प्रीएम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्या फ़र्क पड़ना है? फ़र्क ये पड़ना है कि अगर इसका पार्ट ही नहीं है संविधान का, तब तो इसकी बहुत कम वैल्यू रह जाती है। जब कानून का इंटरप्रिटेशन करते हैं, कानून की किसी कानून की व्याख्या करते हैं, तो उसको अमल में ही नहीं लिया जाएगा प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है। साथ ही साथ फिर उसको हर किसी तरह से भी उसको संशोधित किया जा सकता है, सिंपल सा जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके पूरा हटाया भी जा सकता है, अलग जोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। लेकिन अगर वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाए, संविधान का हिस्सा माना जाए, तो जिस तरह से और चीज़ों का संशोधन होता है और आर्टिकलों का अनुच्छेदों का संशोधन होता है, वही उसी रूप में फिर प्रीएम्बल का संशोधन होगा। और दूसरी जो सबसे अहम बात है वो कि फिर जो प्रीएम्बल में जो जो बातें लिखी हुई है वो पूरी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और संविधान की व्याख्या भी उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही की जाएगी। तो ये यहाँ तक अपने लास्ट क्लास पढ़ा था। अब आगे के जो साइलेंट फीचर है वो अपन कॉन्स्टिट्यूशन के वो अपन अब करेंगे। तो आगे के जो साइलेंट फीचर्स हैं, जो और अपन साइलेंट फीचर्स कॉन्स्टिट्यूशन के डिस्कस कर रहे थे, इम्पोर्टेंट फीचर्स जो है उसके प्रमुख जो तत्व है अपने संविधान के, वो डिस्कस कर रहे थे। 3 जो अभी अपन ने बात करी और पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद चौथा आता है कि इंडिया को एक डेमोक्रेटिक और सोशलिस्ट देश बनाने का। तो कि भाई जो अपना संविधान है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ संविधान को अपन ने एक्सेप्ट किया है। तो ये मेन अपने आज़ादी का उद्देश्य यही था कि देश में प्रजातंत्र लाने का। नहीं तो शासन तो चल ही रहा था, शासन तो था ही, अंग्रेजों का शासन चल रहा था देश के अंदर। बात ही यही आई थी कि जो अपन को है वो प्रजातंत्र, गणतंत्र जो है वो उस चीज़ को अपन को एक्सेप्ट करना है, अपन को लाना है। तो ये चीज़ तो संविधान में डालनी जरूरी थी। तो सबसे जो बेसिक फीचर है कि भाई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करता है जो अपना संविधान है, वो प्रजातंत्र को एक्सेप्ट करता है। ये चीज़ फिर इसके अंदर आपके जो है साइलेंट फीचर में आती है। और जैसे कि अपन ने और भी इसमें प्रीएम्बल में भी देखा था, सेक्युलर स्टेट का कंसेप्ट, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने का जो कंसेप्ट है वो भी अपने संविधान में एक उसके बेसिक फीचर है। तो जब अपन प्रीएम्बल पढ़ेंगे उस वक्त, और फंडामेंटल राइट्स में भी ये आएगी चीज़ें कि किस तरह से सेक्युलर की वो बात करते हैं, जो अपना प्रीएम्बल है वो बात करता है। तो उसके अंदर आपके सेक्युलर में ये भी डिस्कस करेंगे पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष में क्या अंतर है। और क्या अंतर है, एक तो इस बात में कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा इस चीज में, और दूसरी चीज कि भाई राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई राज्य ने तो धर्म अपना लिया, जैसे मान लो पाकिस्तान है, उसने कह लिया हमारा राज्य धर्म मुस्लिम है, लेकिन हम धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। तो कई लोग तो उसको भी सेक्युलर बताते हैं, उस चीज़ को भी, पर्टिकुलर देश का नहीं कह रहा मैं, उस चीज़ को भी कि भाई उन्होंने ये कह रखा है धर्म के आधार पर नहीं करेंगे। वो एक आता है कि नहीं, कि धर्म के आधार पर भेदभाव तो नहीं करेंगे हम, लेकिन साथ ही साथ राज्य का भी कोई भी धर्म नहीं होगा। तो दो कंसेप्ट है, ये अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी शॉर्ट में कर रहे हैं बेसिक फीचर, क्योंकि अभी डिटेल में करने लगे तो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स हैं, तो वो आपका फिर कंप्लीट टॉपिक हो ही नहीं पाएगा। तो ये अपन ने सेक्युलर की बात अपन ने इसमें करी, रिपब्लिक की भी देखी थी, गणतंत्र की भी, कि गणतंत्र कौन सा होता है कि वेयर द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड एंड नॉट अपॉइंटेड। जो अपना रिपब्लिक गणतंत्र का मतलब होता है जो प्रमुख, जो देश का जो प्रमुख है वो चुना हुआ हो, वो निर्वाचित हो, ना कि वो किसी के द्वारा अपॉइंट किया हुआ हो या हेरिडिटरी ना चला आ रहा हो, राजशाही ना। इसके अलावा जो है बेसिक फीचर्स में आता है कि भारत जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा, वो राज्यों को मिलकर के बनेगा। तो इस तरह से जो सारे राज्य और यूनियन टेरिटरी है वो मिलकर भारत का निर्माण करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि भारत है उनको एक तरह से राज्यों के बीच में विभाजित किया गया है। भारत देश की जो दूसरी जो यूनिट है एक तरह से वो राज्य है, राज्य की एक अलग अपने आप में एक यूनिट है, लेकिन वो सभी मिलकर के भारत बनाएंगे, और किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं होगा कि वो अपने आप को भारत से अलग कर सके। तो ये भी एक बेसिक जो फीचर है वो अपने संविधान की
बताई जाती है। तो इसी का ही आगे बढ़कर एक और जो फीचर आती है वो आती है कि भारत के संविधान में फेडरलिज्म और यूनिटरिज्म का दोनों का जो है समावेश है। संघात्मक और एकात्मक दोनों ही चीज़ें भारत के संविधान में दे रखी है। मतलब कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी है जिनसे पता चलता है कि भारत एक यूनिट है, भारत सिंगल यूनिट है, और कुछ कुछ फीचर्स प्रिंसिपल ऐसे जिससे पता चलता है भारत एक यूनिट नहीं है, भारत सारे राज्यों को मिलकर के यूनिट बन रही है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट एक ही होगा, राज्यों में सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, तो ये जो चीज़ है ये तो आ गया आपका यूनिटरी की तरफ, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ। लेकिन हर राज्य में अपना हाई कोर्ट होगा, ये आ गया, ये जो फीचर हो गई ये फेडरलिज्म की हो गई। हर राज्य की अपनी सरकार होगी, हर राज्य के पास कुछ कुछ कानून होंगे, वो सिर्फ राज्य बना सकते हैं, केंद्र नहीं बना सकता। तो ये ऐसी सी जो चीज़ें हो गई, अलग गवर्नर होगा, मुख्यमंत्री होगा, मिनिस्ट्री होगी अलग आपके, इस तरह की जो चीज़ें हैं आपकी, वो ये बताती है कि कैसे संघात्मक सरकार अपन ने अपनाई है। और यूनिटरी में कि भाई प्रेसिडेंट एक होगा, प्राइम मिनिस्टर एक होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक होगी, सुप्रीम कोर्ट एक होगा, जो आपका रिजर्व बैंक है वो एक होगा, इस तरह की जो चीज़ है आपकी, CAG एक होगा आपके। तो ये चीज़ें बताती है कि नहीं अपन ने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपना रखी है, एकात्मक, जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट है भारत। तो कहने का मतलब दोनों ही तरह के चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे कि अमेरिका को एक क्लासिक एग्जाम्पल बताते हैं फेडरलिज्म का, संघात्मक का, कि वहाँ के जो राज्य हैं वो एक तरह से राज्य आप शरीर में राज्य हुए कि भाई 50 से ऊपर 51-52 राज्य हैं, वो 51 थे शुरू में, और अब तक 52 बनने की बात थी, 52 हुआ, लेकिन जितने भी 51 राज्य है अगर तो उन्होंने अपने आप में डिसाइड किया कि हम सब मिल करके एक जो देश है अमेरिका उसका गठन करेंगे। तभी आपने देखा वहाँ आपके जो इलेक्शन के पैटर्न है वो भी बहुत डिफरेंट है, इलेक्शन के पैटर्न डिफरेंट है। वहाँ पर राज्यों के जो वोटर्स हैं उनकी वैल्यू जो है वोट की वो भी अलग अलग है। किस राज्य का वोटर है वो डिपेंड करता है उसकी क्या वैल्यू है। इलेक्ट्रोल वोट्स कहते हैं ना, इलेक्ट्रोल वोट्स इतने मिले हैं उसको, 326 बाइडेन को मिले, 300 कुछ बाइडेन को मिले, 200 कुछ ही मिले आपके जो ये डोनाल्ड ट्रंप थे उनको। तो वो बात कहाँ से आती है? वो इसलिए आती है क्योंकि वहाँ पर अलग अलग इस तरह से, मतलब राज्य अलग अलग मिलकर उन्होंने एक तरह से, तभी तो नाम पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स, जो एक कई राज्य थे वो मिलकर उन्होंने एक देश का निर्माण किया। तो उस चीज़ के अंदर फिर आपके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आपके, तो तभी वैल्यू भी जो है वो अलग अलग है। तो वो एक एग्जाम्पल माना जाता है एक तरह से फेडरलिज्म का। तो भारत ना तो पूरा भारत ने है वो फेडरलिज्म को, संघात्मक के जो फीचर्स थे ना तो पूरा वो अपनाया, और ना ही पूरे एकात्मक का जो रूप था वो अपनाया। दोनों ही तरह की चीज़ों में से कुछ कुछ उठा लिए। तो इसलिए एक स्कॉलर था, सवाल एक सेकंड में आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का। एक ब्रिटिश स्कॉलर था KC वियरे, कैपिटल K.C.वियरे, WHEARE। तो KC वियरे ने भारत के जो संविधान था उसके लिए कहा था ये क्वासी फेडरल है, ये जो भारत का संविधान है वो क्वासी फेडरेशन के आधार पर आधारित है। क्वासी फेडरेशन मतलब आधा एक तरह से जो आपका संघात्मक, ये बात जो है KC वियरे ने कही थी। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार आता है कि किसने भारत के देश के संविधान के लिए कहा था कि ये क्वासी फेडरल है। सर रिपीट करना वापस, आवाज साफ नहीं है रही। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो अन्य अपने जो बेसिक फीचर्स हैं संविधान के, अपन ने अभी तक 8, 9, 10 बेसिक फीचर संविधान के डिस्कस किए हैं, और 10-12 जो बचे बेसिक फीचर्स हैं वो अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपको बताए जाएंगे। धन्यवाद।